बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ेंगे पूरी सोशल ज्योग्राफी। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है और कितना पढ़ना है, बस लिमिटेड ही पढ़ना है और इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसमें जो राइटर या ऑथर्स हैं वो देखते हैं हम कौन कौन से हैं। पहला नाम आता है रेकलेस का। रेकलेस ने जो सोशल ज्योग्राफी टर्म है ये पहली बार यूज की थी और इनकी जो दो बुक्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में आ भी चुकी हैं। कौन कौन सी? अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स और दूसरी है ला टेरे। ये दोनों बुक आपको याद रखनी है। किसकी है? रेकलेस की। दूसरा इसमें नाम आता है जोन्स का। जोन्स ने बुक दी थी सोशल ज्योग्राफी ऑफ पेलाफेस्ट। नेक्स्ट है रेस एंड मैनकाइंड। ये बुक है एच जे फ्लूर की। नेक्स्ट है मैन एंड हिज वर्क। ये बुक है हर्बर्टसन की। नेक्स्ट ये एक सेंटेंस जो कि स्पेंसर ने कहा था वो क्या है? सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर क्लोजली रिलेटेड। क्या? सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर क्लोजली रिलेटेड। ये स्पेंसर ने बोला था। ये ऐसे आ सकता है कि ये सेंटेंस किसने बोला था, तो ये आपको याद रखना है। ये हो गए इसके ऑथर्स। और एक है जो सोशल ज्योग्राफी जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस किसने की थी, वो है वेलेक्स ने 1908 में। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और इनकी जो बुक थी वो क्या है? ज्योग्राफिक सोशले ला मेर। ये इनकी जो बुक थी वो थी और इन्होंने पहली बार इसमें ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी। और फेमस किसने की थी? सोशल ज्योग्राफी रेकलेस ने। दोनों चीज क्लियर होगी। ये थे इसके ऑथर्स जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हमने जो लास्ट लेक्चर है उसमें ये कॉकॉइड और मंगलॉइड और नेग्रोइड ये तीनों जो टर्म्स हैं ये पढ़ी थी। अब इनमें देखते हैं इनमें ट्राइब कौन कौन सी आती हैं। सबसे पहले है कॉकॉइड में ट्राइब आती हैं नॉर्डिक, एल्पाइन, दिनारिक, अर्मेनियन, हिर्मेटिक, केल्टिक, मेडिटेरेनियन और अरेबिक। ये ट्राइब्स आपको याद रखनी है। इसमें जितना मैंने लिख रखा है ना ये सारा आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद मंगलोइड में कौन कौन सी ट्राइब्स आती हैं? सेमोइड, याकुत, सैनिक, स्किमो, अमेरिकन इंडियन। यानी कि जो हम इंडियंस हैं और अमेरिकन इंडियन एक ट्राइब थी जिनको रेड इंडियंस भी बोला जाता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका के इनहेबिटेंट्स थे। वो आपको याद रखना है। वो किसकी है? मोंगलोइड की। ठीक है। उसके बाद नेग्रोइड में क्या क्या आती हैं? बंटू, फिर है होटेनॉट्स, बुशमैन, पिग्मी, नेग्रिटो और मेस्टेनियन। ये आपको याद रखने हैं नेग्रोइड के लिए। ठीक है। उसके बाद एक पिग्मी ट्राइब है। इसकी अलग अलग जो नीचे सब क्लासिफिकेशंस हैं ये पांचों की पांचों पूछी जा चुकी हैं कि इनमें से कौन कौन सी पिग्मी से है। जैसे इनमें से किसी तीन का नाम दे देंगे और एक अलग दे देंगे, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको याद रखनी है। इसमें क्या क्या है? विभूति, तवा, बिंगा, गसेरा और बतुआ। ये पांचों की पांचों पिग्मी ट्राइब की सब क्लासिफिकेशंस है। ठीक है। उसके बाद आपको और क्या याद रखना है? इसमें ये कवर हो चुका है हमारा। ये जो जितनी भी डेफिनेशंस हैं ये हम अपने ज्योग्राफिकल थॉट का जो चैप्टर है ना उसमें कवर करेंगे। इसके बाद आपको इसमें एक ये टर्म याद करनी है कि सोशल स्ट्रक्चर वो दिया है एलेक्स डी टोकोविल ने। ठीक है। नेक्स्ट है ये जो सोशल इमेजिनेशन है ये दिया है सी राइट मिल ने। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। जो जो मैंने इसमें लिख रखा है और जो जो मैं बोल रही हूँ ना ये सारा आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपको कुछ भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद टर्म आती है हमारी इसमें याद करने के लिए सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? जो हमारी सोसाइटी है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें कितनी कितनी कंपोजिशन है, जैसे रिलीजन वाइज या फिर लैंग्वेज वाइज कैसे कंपोज्ड हैं लोग, कैसे उनका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन किया गया है, कैसे उनकी हायरार्की है, वो बेसिकली आता है हमारा सोशल स्ट्रक्चर में। ठीक है। और उसके बाद आती है सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस में क्या आता है कि वो जो लोग हैं जो जैसे अरेंजमेंट बना रखा है उन्होंने वो आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं वो आता है सोशल प्रोसेस में। ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। उसके बाद एक है इसमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में क्या है? इसमें जैसे कि आपको क्लियर है इसके जो डेफिनेशन है वो स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि स्टार्टा लेयर्स बनी हुई हैं इसमें
और उसको ही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि पहले जो कास्ट है, उसके बाद सब कास्ट हैं, ऐसे ही वेल्थ वाइज या फिर स्टेटस वाइज जो भी लेयर्स बनी हुई है ना सोसाइटी में, उसको बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सिर्फ आपको इसका मतलब याद करना है और इसके कोई भी ऐसे स्पेसिफिक और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीनों चीज आपको, तीनों टर्म क्लियर होगी। उसके बाद इसमें एक या हमें याद रखना है कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी है ना, वो किसने दी थी? टेलकोट पर्सन्स ने। इसमें इन्होंने ये कुछ टर्म डिस्क्राइब की थी, यूनिवर्सलिस्ट, फिर है पर्टिकुलरिस्ट, फिर है अचीव्ड सोशल वैल्यूज और अस्क्राइब्ड सोशल वैल्यूज। ये इन्होंने इस तरह से अपना जो सोशल स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी है ना, उसमें इन्होंने ये 4 क्लासिफिकेशन की थी, यूनिवर्सलिस्ट, पर्टिकुलरिस्ट, अचीव्ड सोशल वैल्यूज और अस्क्राइब्ड सोशल वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है जो कि मैक्स वेबर ने दी थी। आपको सिर्फ ना एसोसिएट करना आना चाहिए कि कौन सी चीज किसने दी थी, या फिर ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये राइटर है और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी। बस इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से ही पढ़ना है। अगर आपको लिमिटेड टाइम में कवर करना है तो आपको ये स्पेसिफाई करके चलना है कि हम सब्जेक्टिव के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं और उसके लिए हमें लिमिटेड ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या आती है सोशल प्रोसेस में, एक हमें याद करना है कि जो एमएलए थी, इन्होंने फंक्शनल पर्सपेक्टिव दिया है और कार्ल मार्क्स ने कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव दिया है। इतना ही एसोसिएट करना है कि कार्ल मार्क्स ने कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव दिया है और एमएलए ने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव दिया है। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने एक जो सोशल प्रोसेस है, इसमें 4 जो सब कैटेगरीज हैं इनकी, वो याद रखनी है आपको, उनके नेम भी और उनकी वो उनका मतलब क्या है वो भी। इसमें सबसे पहले है कॉरपोरेशन, दूसरा है कंपटीशन, तीसरा है कॉन्फ्लिक्ट और फिर है अकोमोडेशन। इसमें एक और एड ऑन हुई है अभी, एसिमिलेशन। ठीक है, ये हमारा न्यूअर टर्म है। अब ये 5 हो गई है। ठीक है, अब इसमें आपको ये एसोसिएट करना आना चाहिए कि सोशल प्रोसेस में कैसे आ सकते हैं। ये आपको 4-5 जो हैं ये आपको याद होने चाहिए कि ये सोशल प्रोसेस में, इनके अलावा कुछ भी अलग दे देंगे, जैसे ओड वन, फाइंड द ओड वन, या फिर कौन सा इनमें से सोशल प्रोसेस नहीं है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेशन क्या है, आपस में सहयोग, एक दूसरे जो सोसाइटी में रह रहे हैं पीपल, वो एक दूसरे का सहयोग करके, उनकी हेल्प करके, वो होता है कॉर्पोरेशन। वो एक साथ अपने गोल्स अचीव करते हैं एक दूसरे की हेल्प करके। और कंपटीशन क्या है, जिसमें एक जो है दूसरे से बेहतर बनने की जो कोशिश करता है ना, वो होता है कंपटीशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जिसमें आपस में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, यानी कि झगड़ा एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अकोमोडेशन। अकोमोडेशन और एसिमिलेशन, ये 2 टर्म है और ये आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, ये आपको ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, इसमें क्या है, अकोमोडेशन में कोई एक नया आदमी है, वो एक नई जगह में आया, जैसे कि कोई नॉर्थ का बंदा है, वो साउथ इंडिया में जाता है, वो वहां जाके अगर अपने आप को वहां के अकॉर्डिंग डाल लेता है, उनके कल्चर्स को अपनाता है, वो होता है अकोमोडेट करना। और एसिमिलेशन क्या होता है, अगर वही वहां पे जाके अपने कल्चर को भी बनाए रखे, यानी कि वो जो वहां के लोग हैं वो उसके भी कल्चर को सेलिब्रेट करें और वो जो है वो उनके भी कल्चर को सेलिब्रेट करे, तो वो होता है एसिमिलेट करना। जैसे कि हम जो है अभी रिसेंटली हमने दिवाली भी मनाई है, उसके पहले हम ईद भी मनाते हैं, फिर हमने छठ पूजा भी सेलिब्रेट की है और उसके बाद हमने विश्वकर्मा डे भी सेलिब्रेट किया है। तो हम ये सभी तरह से अपना जो सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जो पीपल्स डिवाइडेड हैं, उन सभी को हम एसिमुलेट करके चलते हैं। ठीक है, ये है इन दोनों में डिफरेंस और ये जो है सोशल हार्मनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आता है सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग में पता है आपको कि अच्छे से एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट पीसफुली, हार्मनी के साथ रहना, इसको ही सोशल वेलबींग बोलते हैं। और इसमें सिर्फ ना रहना ही नहीं आता है, इसमें सोशल हेल्थ भी है और सोशल इथोस भी है, उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, क्या क्या, सोशल हेल्थ, फिर सोशल इथोस और सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद आता है, इसमें ये कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, क्वालिटी ऑफ लाइफ है। सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, इसमें किसी ग्रुप को
या फिर कम्युनिटी को या फिर इंडिविजुअल को, कुछ भी हो सकता है, उसको जो सोसाइटी है उससे एक्सक्लूड कर देना, वो किसी भी वे में हो सकता है। इसके 3 मेथड्स हैं, ये देखिए कौन-कौन से। ये इसके कुछ मेथड्स हैं, डिग्रीज हैं, जैसे कि कंप्लीट एक्सक्लूजन या सिलेक्टिव इंक्लूजन। यानी कि जैसे कि कोई जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक कोई जैसे हमारा गार्बेज क्लीनर है, उसके हाथ से हम पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन अगर वही आदमी कुछ खाने को देता है तो उसके हाथ से हम वो खाने की चीज नहीं लेंगे। तो ये होता है सिलेक्टिव, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट। ये जैसे इसमें होता है कि कुछ भी जैसे कुछ पीपल्स हैं, वो किसी डिफरेंट बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं, तो एक हमारा पहले से ही धारणा बनी होती है कि ये वैसे होंगे, तो वो होता है कि ना वो उनको भी साफ झलक में आ जाता है कि ये हमें एक्सक्लूड करने की या इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होता है एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सक्लूजन एट इंडिविजुअल लेवल और कम्युनिटी लेवल। इंडिविजुअल लेवल या कम्युनिटी लेवल कैसे होता है, जैसे कि गांव में होता है, उसका ये बोलते हैं कि उसका हुक्का पानी या चाय पानी बंद कर दिया है, तो वो होता है इंडिविजुअल या कम्युनिटी लेवल पे, ठीक है। उसके बाद ये इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, दलित्स इन इंडिया, ब्लैक रेस इन यूएसए, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा, ये आपको इसमें ये ट्राइब्स के जो कहाँ कहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट है, कौन से एरिया में है, ये आपको याद करना है और इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इसमें ये आपको नॉर्थ जोन में कौन कौन से आते हैं, ये स्टेट्स है ना, बिल्कुल स्पेसिफिक ये याद करने की जरूरत नहीं कि हिमाचल प्रदेश की ये हैं, क्योंकि अगर पता है पीपल हैं वो एक जगह पे तो स्टेबल रहेंगे नहीं, वो मूव कर सकते हैं, तो वो आसपास के जो स्टेट्स हैं, जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, वहां पे भी वो ट्राइब मिलेगी। तो आप ये स्पेसिफिक ज्यादा स्ट्रेस ना लेके इसमें नॉर्थ जोन में, साउथ जोन में ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और आपको ये नहीं आएगा कि कहीं आप ये स्ट्रेस ले जाओ कि बिल्कुल नेबरिंग स्टेट्स का दे दिया तो फिर हम कैसे टिक करेंगे, नहीं, उसमें वो भी ध्यान रखते हैं, जैसे वो नेबरिंग स्टेट्स का नहीं देते हैं जो ऑप्शंस आते हैं उसमें, तो आपको सिर्फ ऐसे ही जोन वाइज ही याद करना है। ये एक तो जोन कौन सी है और उसमें ट्राइब्स कौन सी है, बस इतना ही याद करने हैं, ये दोनों रोज आपको याद करनी है। नेक्स्ट आता है इसमें स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कास्ट। इसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसे एक लाइन के अलावा की जो पहली बार जो कास्ट बेस्ड सिस्टम है, कास्ट बेस्ड सेंसस है, वो कब ऑर्गेनाइज हुआ था इंडिया में, और जो 2011 में हुआ था वो कौन से नंबर का था, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें से। उसके बाद ये जो डाटा है, ये हमें जो लेटेस्ट डाटा है ना 2011 का, उसके अकॉर्डिंग आपको एक पूरा सेंसस का वीडियो मैं दे दूंगी, और उसमें जितना भी डाटा ना करंट का, वो आपको याद करना है। ये पुराना डाटा कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये डाटा चेंज होते रहता है। और आपको इसमें भी अप्रोक्स से याद करना है, ऐसे स्पेसिफिक वो भी नहीं देंगे, उनको भी पता है कि ये डाटा वेरिएबल या तो इस पे क्वेश्चन बनता ही नहीं है, और बनता भी है तो वो अप्रोक्स ही वैल्यू देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें और हमें क्या पढ़ना है, ये पढ़ने हैं 3 तरह के रिलीजन डिस्क्राइब किए गए हैं। सबसे पहले है एथनिक रिलीजन। इसमें कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले तो हमारा हिंदुइज्म आता है एथनिक रिलीजन में। उसके बाद आता है यहूदी, सिंटो और चीनीज का जो चाइनीज रिलीजन है वो। उसके बाद आता है ट्राइबल रिलीजन। ये कौन से हैं, जीववाद यानी कि एनिमिज्म, जो एनिमल्स वाला है, जिसमें एनिमल्स की वर्शिप की जाती है वो। फिर आता है शयनवाद, और इसमें आता है एक जो किसी को मानते ही नहीं है, अधार्मिक, ठीक है। यूनिवर्सल में क्या आते हैं, यूनिवर्सल में हमारे आते हैं क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और बुद्धिज्म। ये 3 आते हैं हमारे यूनिवर्सल में। ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और ये वाला जो एथनिक रिलीजन वाला है, इसमें हिंदुइज्म पूछा जा चुका है कि ये एथनिक रिलीजन से बिलोंग करता है, ऐसे इसका क्वेश्चन बन के आ चुका है। उसके बाद आपको इसमें ये कुछ भी डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये जो हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन बनता है और कई बार बन भी चुका है। इसमें सबसे पहले है हमारी ये लैंग्वेज के बेस पे क्लासिफिकेशन है सारी, कौन सी जो लैंग्वेज है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, बेसिकली ये है इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन में आपको याद रखना है कि है ना, इसकी 6 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले है इंडो ईरानियन, ठीक है, इंडो ईरानियन, जो हमारी इसमें अरेबिक जो भाषा है ना, वो इंडो ईरानियन से बिलोंग करती है, ठीक है। और जो श्रीलंका की सिंहली जो लैंग्वेज है ना, वो भी इंडो ईरानियन से बिलोंग करती है। दोनों चीज आपको क्लियर होगी। दूसरी बात आती है इसमें, जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो लेटिन या रोमांची। उसके बाद आते हैं सेल्टिक और
हेलेनिक, नेक्स्ट है बाल्टिक या इसको सेल्विक भी बोला जाता है, और लास्ट है जर्मेनिक। और इसमें जो हमें इंपॉर्टेंट याद करना है वो याद करना है कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो जर्मेनिक का पार्ट है, जर्मेनिक की सब क्लासिफिकेशन है, और जर्मेनिक में भी वेस्ट जर्मेनिक की सब क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है और इस पे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट आता है इसमें जो लैंग्वेज हमें याद करनी है, कुर्दिश लैंग्वेज। कुर्दिश लैंग्वेज कहाँ कहाँ पे इसका जो एरिया है वो क्या है, ईरान, टर्की एंड सीरिया। जो कुर्दिश आपको पता है ये एक जैसे खालिस्तान है ना, ऐसे ही उभर के आने लग रहा है, एक ग्रुप लगा लो। और उसका एरिया कहाँ डिवाइडेड है, वो है ईरान, टर्की और सीरिया में। इसके बाद हमें एक जो याद रखनी है वो है जो अफ्रीका लैंग्वेज फैमिली है ना, उसमें आती है सिमेटिक। सिमेटिक में भी जो हिब्रू और जो अरबी है, ये आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, क्योंकि हिब्रू में तो जो ओल्ड टेस्टामेंट है ना, यानी कि जो यहूदियों की जो वो है जैसे बाइबल है, जो उनकी पवित्र जो बुक है, होली बुक, जैसे कि हमारी गीता है, वैसे ही जो उनकी ओल्ड टेस्टामेंट है उसका नाम है ये, वो हिब्रू लैंग्वेज में रिटन है। और वो किसका पार्ट है, सिमेटिक का, और सिमेटिक पार्ट है अफ्रीकन लैंग्वेज फैमिली का। और इसमें दूसरी है अरबी, जिसमें कि कुरान रिटन है। ये दोनों आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद ये जो टेबल है ये आपको याद रखनी है कि हमारी जो इंडिया में लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं, इतना ही आपको याद रखना है, लैंग्वेज और वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं। और इसमें जो पूछा जा चुका है वो आ चुका है एक तो संथाली। ठीक है, संथाली ये वाली जो लैंग्वेज है ये एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये पूरी टेबल आपको एक बार देख लेनी है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको याद भी करनी है। नेक्स्ट आता है इसमें हेल्थ का, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। इसमें जो आपको याद करना है वो है बैक्टीरिया, वायरल यानी कि वायरस, प्रोटोजोआ और हेमिनिड। इन सब से जो डिजीज हो रही है ना, ये आपको याद रखनी है, और इनका जो है क्वेश्चन आ चुका है। और लास्ट इसमें पूछा गया था ये ये वाला एमोइबिक डिसेंट्री वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, ये जो पूरी टेबल है ना, ये आपके पेपर 1 में भी आएगी और ये हमारे पेपर 2 में भी आती है। ये आपको जो इनकी जो डिजीज है और जिसके द्वारा ये कोज होती हैं वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इसमें पढ़ना है हमें जो ये जो टॉक्सिक रिलीज होते हैं, जैसे कि मरकरी है, मरकरी से कौन सी डिजीज होती है ये आपको मतलब ये मैच द फॉलोइंग में ये चारों के चारों आ चुके हैं। तो मरकरी से मीना माता, आर्सेनिक से क्या क्या है इसमें, एक तो लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख लगनी बंद हो जाती है, दूसरा इसमें वेट कम होने लगता है, डायरिया हो सकता है इससे, और जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हो सकती है, और इसमें स्किन कैंसर भी हो सकता है। ये आपको याद रखना है, इनमें से कोई भी एक डिजीज दे देगा और आर्सेनिक से आपको मैच करना होगा। कैडमियम से आपको याद रखना है कि इससे इटाई इटाई डिजीज होती है, और इसमें जो बोन्स है वो ब्रिटल हो जाती हैं, वो टूटने लग जाती हैं, भुरने लग जाती हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक नोक नोक डिजीज है जो कि फ्लोराइड से होती है। ठीक है, ये आपको चारों की चारों याद रखनी है, और ये कई बार मैच द फॉलोइंग में चारों की चारों आ चुके हैं। नेक्स्ट इसमें जो हमें याद करना है, ये कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि ना कौन से जो वेक्टर है और उसकी कौन सी डिजीज है, ये आपको एसोसिएट करना आना चाहिए। इनमें इनका नाम और जो ये बीमारी कोज करते हैं वो याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आता है इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड वाटर कंटेन्ड इन फूड। ठीक है, ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। उसके बाद इसमें एक ये सब क्लासिफिकेशन है जो रेयरली पूछी जाती है, आपको याद करनी है कौन कौन से, विटामिन्स, फिर है मिनरल्स। विटामिन्स में भी कौन से तो वाटर सोल्यूबल हैं और कौन से फैट सोल्यूबल हैं, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। जो वाटर सोल्यूबल हैं बी और सी, ये वाटर सोल्यूबल है इसलिए हमें ये बार बार कंज्यूम करने पड़ते हैं, और फैट सोल्यूबल ए डी ई के, ये आपको याद करने हैं। नेक्स्ट इसमें है ये है जो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है, और ये है जो हमें ट्रेसेस में लेनी होती है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में नहीं। बेसिकली तो ये बॉडी खुद बना लेती है, लेकिन कभी कभी जैसे डिसफंक्शनल हो जाता है तो ये हमें बार टैबलेट्स के थ्रू लेनी भी पड़ती है। ठीक है, ये आपको दोनों याद होने चाहिए कि कौन सी लार्ज अमाउंट में रिक्वायर है और कौन सी ट्रेसेस में। ठीक है, उसके बाद ये आती है हमारी डिजीज और
मतलब डेफिशिएंसी किसके वजह से कौन सी होती है, यानी कि मिनरल या विटामिन, उनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उनकी कमी होने के कारण। ये आपको सारी याद करनी है, ये हमारे पेपर 1 में भी आती हैं और पेपर 2 में भी आती हैं। तो आपको ये सारी की सारी टेबल पूरी यहाँ तक याद करनी है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। ये वाला जो है हमारा, ये जो सेंसस का लेटेस्ट डाटा है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको याद करना है। ये इसमें पुराना डाटा गिवन है और आपको लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग याद करना है, ठीक है। और इसमें कुछ भी क्वेश्चन ऐसे स्पेसिफिक आता नहीं है। अगर क्वेश्चन आए भीगा तो आपसे लिटरेसी रेट या फिर सेक्स रेशियो या फिर किस में कम है किस में ज्यादा है, उस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। इतना स्पेसिफिक आपसे पूछते नहीं है, ठीक है। ये इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट इन हेल्थ सेक्टर। ये हेल्थ सेक्टर में कौन कौन से, एक तो ये आपको याद रखना है, इसमें जन औषधि, ये जो प्रोग्राम है ये 2008 में आया था। उसके बाद आयुष्मान भारत, ये 2018 में आया था। उसके बाद है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र, ये 2008 में शुरू की गई थी, ठीक है। ये आपको बेसिकली इनसे ना जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो लाइनर वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे वन राइट टू राइट या बोथ वन एंड टू आर राइट, इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा, ये आपसे मैंने बोला था कि लास्ट लेक्चर में मैं सारे की सारी जो ट्राइब्स हैं उनके वो दे दूंगी, कहाँ कहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन कौन से एरिया में, और ये सारी आपको याद रखनी है। देखिए ये हमने पहले पेज पे पढ़ा था कि पिग्मी की सब क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है। उसके बाद ये कहाँ पे रहती है, कोंगो बेसिन की साइड रहती है। कोंगो बेसिन ये आपको याद रखना है कि ये अफ्रीका के ईस्ट में है या अफ्रीका के वेस्ट में है। तो इस तरह से भी आपको माइंड में एसोसिएट करके लिंक करके पढ़ना है ज्योग्राफी को। पढ़ना बहुत कम है लेकिन वो लिंक करना आना चाहिए आपको। जैसे कि उसमें कोंगो बेसिन की बजाय ये दे देंगे कि ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, मिडल अफ्रीका, ऐसे आपको एसोसिएट करना आना चाहिए। उसके बाद आता है इसमें जो नेक्स्ट ये है, ये सारी की सारी ट्राइब्स आपको पढ़नी है और याद करनी है, और इनसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें जो एक है वो होम्स का क्वेश्चन आता है कि कौन से ट्राइब का कौन सा होम है या उनके होम का नाम क्या है, कौन कौन से हैं। एक तो है बौद्धिमिन, ये है इनका जो है खेमाज, इनके जो हाउस जो बनाते हैं ना उनका जो नाम है वो है। उसके बाद है लैप्स, लैप्स जो कि हमारे ऊपर की साइड फिनलैंड, उधर से नॉर्वे, और मतलब जो स्कैंडिनेविया एरिया है ना वहां पे जो रहते हैं उस ट्राइब को बोलते हैं लैप्स, और उनके जो हाउस का नेम है वो है सिजदा। नेक्स्ट है किर्गिज, ये है कास्तान, और ये लास्ट है पेतू, ये है रीड हिल, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इससे अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। होम्स कहीं आप सभी के होम्स के नेम सर्च करने लग जाओ और उसमें कोई वो नहीं है, इतने ही पूछे जाते हैं ये 3-4 जो थे। और अगर इससे एक्स्ट्रा आते हैं तो आप एलिमिनेशन के मेथड से आपको जो सही आंसर है वो मिल जाएगा। तो इतना ही हमें पढ़ना है सोशल ज्योग्राफी में, और इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक होनी चाहिए। और इसके अलावा ये देखिए, हम जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है उसके देख मिलेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है 2015 में, ये इतनी टाइप्स आई हुई है और ये इनके नेम है। इसमें एक ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, थोड़ा डीपर में। तो आप इसको ये मत मानिए कि ये बाहर से आ गया, इसको आप नाम पढ़िए और आप इसको एसोसिएट किए, आपको अपने आप ही आंसर मिल जाएगा। देखिए रिलोकेटिव डिफ्यूजन, रिलोकेट क्या होता है, डिस्प्लेस होना, मूवमेंट होना। तो इसमें से ये देखिए किसमें मूवमेंट की बात की गई है, ये देखिए ज्योग्राफिकल ट्रांसफर ऑफ कल्चर ट्रेड्स बाय मूवमेंट्स, इसमें मूवमेंट्स रिलोकेशन यानी कि रिलोकेट होना। तो ये ए से 4 का मैच हो जाएगा। तो आप आसानी से इसको गैस कर सकते हैं इस तरह से। मतलब अगर कोई क्वेश्चन बाहर से आ जाए ना तो एकदम से उसको देख के घबराना नहीं है, थोड़ा उसको उसके बारे में सोचिए, उसको पढ़िए। जैसे हायरार्कियल है, इसमें पता है आपको कि लेयर्स में अरेंजमेंट होगा, टॉप टू डाउन ऐसी कुछ बात होगी, या फिर लेयर्स का अरेंजमेंट की बात होगी, इस तरह से कुछ मिलेगा। तो इसमें क्या है ये देखिए, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सल थ्रू द सिस्टम ऑफ क्लासेस, तो इससे ये मैच हो जाएगा। तो बहुत आसान है। ऐसे ही आपको और भी, जैसे जो है ये देखिए जो सिमिटो हेमेनेटिक लैंग्वेज फैमिली है, इससे आपको जो मैंने बताई थी उसमें कौन सी बिलोंग करती है, ये है हमारी हिब्रू फैमिली की, ठीक है। इसके बाद
आपको इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितने मैंने पढ़ाया है ना उतना लिमिटेड है और उससे अगर बाहर जाएगा ना, तो है ना अगर ये मान के चलिए कि वो आपसे नहीं हो रहा, तो वो किसी से नहीं हो रहा इतना पढ़ने के बाद, इतना आपके लिए सफिशिएंट है और फिर इससे अगर बाहर जाएगा तो वो किसी से भी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसके अलावा और कोई कुछ नहीं पढ़ के जाता है कि आप स्ट्रेस ले लो कि इससे अलावा हम और कुछ पढ़ेंगे, ये तो लिमिटेड नहीं है, इतना ही लिमिटेड है। उसके बाद अगर आपको नहीं आया ना, तो ये मान के चलिए वो किसी को भी नहीं आएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस रखो। आप सारे इसमें न जितने क्वेश्चन्स हैं, वो एक बार लगाओ और फिर आपको खुद ही सैटिस्फैक्शन हो जाएगी कि हाँ, ये ठीक है। ये देखिए इसमें हॉटेंटॉट्स का जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है। ये मैंने यहाँ पे दे रखे हैं कि हॉटेंटॉट्स कहाँ पे रहते हैं, ये देखिए ट्रॉपिकल अफ्रीका में। अब आपको ये एसोसिएट करना आना चाहिए, ठीक है? ऐसे ही आपको पढ़ना है।